नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। महंगाई जो जब आई अपने साथ आफत लाई और इस बार महंगाई का काला साया पड़ा है नौकरियों पर। जी हां, पहले आम आदमी को कोरोना ने रुलाया और अब महंगाई नौकरियां छीन रही है, आम आदमी की कमर तोड़कर रखी हुई है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोग नौकरियों से हाथ धो रहे हैं और कंपनियों के लिए भी बुरे दिन नजदीक ही हैं। एक्सपर्ट से अगर हम माने तो मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली हैं। ओला, ब्लिंकिट, वेदांतु जैसे स्टार्टअप्स ने छटनियां शुरू कर दी हैं और इन सब की वजह एक है महंगाई। रूस यूक्रेन के बीच जंग क्या शुरू हुई है, ईंधन की कीमतें बेलगाम होकर आसमान पर पहुंच गई है। फिर क्या था, आईटी सेक्टर को अगर हम छोड़ दें तो सारे सेक्टर्स दांतों तले उंगली दबाए बैठे हैं। तो आज के इस शो में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि आगे और क्या क्या मुसीबतें आम आदमी पर पड़ने वाली हैं और कैसे इन परेशानियों से पार पाया जाए। तो महंगाई किस तरह से आपकी नौकरी खा रही है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टार्टअप एक्सपर्ट अजीत खुराना, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विवेक सिंह जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का हमारी इस बेहद खास पेशकश में स्वागत है। सुनील जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, रिपोर्ट क्या कह रही है कि इस साल की दूसरी छमाही में जो नौकरियां हैं, जो छटनी है या जो लोग अपनी नौकरियां तो खुद छोड़ देंगे, इसका जो आंकड़ा है वो लगभग 20% तक पहुंच जाएगा। तमाम सेक्टर्स की कंपनियों में एट्रिशन रेट बढ़ रहा है, सैलरी के जो ऑफर्स दिए जा रहे हैं वो कम है। इतना ही नहीं, एक एक्सपर्ट तो ये तक यहाँ पर आंक रहे हैं कि ग्रेट रेजिग्नेशन माफ कीजिएगा, जो कि शुरू हुआ था पैंडेमिक के दौर में, हालांकि तब उसकी वजह अलग थी, लेकिन अब जिस वजह से यहाँ पर ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर शुरू होगा वो है महंगाई की वजह से, क्योंकि कंपनियों पर कॉस्ट पड़ रहा है और इसीलिए वो लोगों की छटनी कर रही है और हायरिंग नहीं कर रही है। सूरत हाल से आप वाकिफ कराएं। देखिए, क्या है, किसी भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का जो बेस होता है वो कंज्यूमर होता है। सबसे पहले कि आपके अगर कंजप्शन है आपके मार्केट में, ग्लोबली या लोकली कंजप्शन है, तो आपका हर इंडस्ट्री पैरेलली ग्रो करता है और वो ग्रो जैसे जैसे इंडस्ट्री करती है वैसे वैसे जॉब क्रिएट होते हैं। और ये जितनी सारी इंडस्ट्री चलती है, इनके पीछे एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एनर्जी के सोर्सेज, चाहे ऑयल हो, गैस हो या कोई भी एनर्जी के संसाधन होते हैं जिसके पीछे चलता है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो सबसे पहले जैसे कोविड आया, उससे पहले ऑलरेडी बहुत सारी इकोनॉमी स्ट्रेस में चल रही थी। कोविड के बाद एकदम से सब कुछ स्लम्प आया और फिर वी शेप रिकवरी हुई। फिर किसी तरह लगा कि चलो लोगों ने एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लिया है और बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ भी मिली, स्पेशली टेक्नोलॉजी में, और बहुत जगह सैलरीज भी बढ़ी। फिर लगा चलो बिजनेस एज यूजुअल होके आके बढ़ जाएगा। बट फिर सडनली फरवरी के अंत में या मार्च में बताइए, ये रशिया कोविड वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। उस वॉर की वजह से क्या है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का सप्लाई चेन इरप्ट हो गया, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो उसमें हर कंट्री की आज के देश में दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है। किसी न किसी इंपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, बिजनेस को लेके, फॉरेन करेंसी को लेके, सप्लाई चेन को लेके, हर कंट्री की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। और आज की डेट में अगर इंडिया एज ए कंट्री देखें, स्पेसिफिक हम उसकी बात करें अपने देश की, तो हमारा आज भी इकोनॉमी जो है 30 से 40%, 50% तक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। यानी हमारा ग्लोबल मार्केट है, हम ग्लोबल मार्केट को बहुत सारी सर्विसेज, प्रोडक्ट, टूल्स, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं। तो सडनली जो स्लम्प आने से क्या हुआ है, और एक जो स्पाइक आया कोविड के टाइम पे, सैलरीज बढ़ी कुछ सेक्टर में, कुछ सेक्टर तो शायद स्टेबल भी नहीं हो पाए थे, तो एक ग्लोबल इकोनॉमी शेक हुआ। तो हर कंट्री अपने आप में क्या करी, उन्होंने करेंसी सरप्लस दे दिया। यूएस ने भी बहुत सारे $1 ट्रिलियन मार्केट में पंप कर दिए। हमारी कंट्रीज में भी देखे होंगे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्री राशन या इकोनॉमी या पे आउट किया जस्ट टू सस्टेन द इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोले तो इकोनॉमी के साइकिल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने मार्केट में वो चीजें छोड़ी। बट वो चीज एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जस्ट टू मेक श्योर कि इकोनॉमी चलती रहे। बट जॉब को सस्टेन करने के लिए कंज्यूमर मार्केट में होना जरूरी है, लोग चीजें परचेज करें, 100% चीजें नॉर्मल बैक टू ऑफलाइन लाइफ में आ जाए। अब आज के डेट में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, टैक्सी सर्विसेज है, ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे कि लोग अगर जाएंगे नहीं, कंज्यूमर नहीं होगा, तो उससे एक दूसरी तीसरी इंडस्ट्री साइक्लिकली इंपैक्ट होती है, वहां पे इंपैक्ट पड़ता है। तो करंट सिनेरियो में अगर देखें तो जैसा आपकी रिपोर्ट ने भी बताया है कि आईटी के अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ट्रैवल है, हॉस्पिटैलिटी है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो अपने आप को रिकवरी मोड में लेके आ रही थी। लेकिन ये ग्लोबल वॉर की वजह से क्या है कि इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गए हैं, हर कंपनी कॉन्शियस प्ले कर रही है,
तो सडनली श्रिंकिंग होगा। स्पेशली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो उनकी बुक प्रॉफिट्स नहीं होता है, वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं 5 साल 10 साल, शायद इन्वेस्टमेंट के बाद मर्जर कंसोलिडेशन होता है बिजनेस का, और उस कंसोलिडेशन के बाद वो प्रॉफिट मेकिंग करते हैं। तो वो जो फेस है, उस फेस की वजह से जो एक श्रिंक आया है, और अभी भी देखें तो 25-30-40% तक लोग वर्क फ्रॉम रिमोट कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रैवल्स नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करती है, और जब वो मार्केट इंपैक्ट होता है तो जॉब इंपैक्ट होती है। तो इन सारे सिनेरियो को देख के मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो रहेगा। बट फॉर्चुनेटली एक बात है जो मुझे लगती है इंडिया में, हालांकि ग्लोबल सिनेरियो है, हमारे यहाँ फिर भी लोकल कंजप्शन एंड ग्लोबल कंजप्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज के डेट में कुछ सेक्टर्स में हमारे यहाँ भी इंपैक्ट पड़ेगा एक टाइम पे, बट स्लोली ग्रेजुअली जो हमारा एक इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, जो हमारा एक डोमेन है, जो बैकबोन है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जॉब मार्केट को सस्टेन करके रखेगा। बट क्या ये हर सेगमेंट के लोगों के जॉब को सस्टेन करके रखेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हर सेगमेंट के लोगों को जॉब सस्टेन नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, तो जो एक अनस्ट्रक्चर्ड लेबर कैटेगरी होती है, वहां पे जॉब्स रिड्यूस होने के चांसेस हैं। तो आप देखिए, स्टील के प्राइसेस देखिए, सीमेंट के प्राइसेस देखिए, हर चीज के प्राइस एक्सट्रीमली हाई हैं। तो लोगों ने होल्ड कर दिए प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज की वजह से। तो इस कारण से कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों ही इन्वायरमेंट में इंपैक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा इसमें। और ये ग्लोबल सिनेरियो है, तो हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना पड़ेगा। और मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से हमारा लोकल फोकस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, या पॉलिसीज है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अगर हम सारे लोग स्लोली ग्रेजुअली अगर उसको एडॉप्ट करते रहे, मूव करते रहे, और लोकल कंजप्शन पे फोकस करते रहे, तो मुझे लग रहा है कि हम किसी दूसरे देश के कंपेयर में ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाएंगे देन दूसरी कंट्रीज में। बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर वजह ग्लोबल है, वो कितनी गहरी तरह से हमारे ऊपर असर कर रही है, इंपैक्ट डाल रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। एक स्टार्टअप का भी हम रियलिटी चेक ले लेते हैं, क्योंकि अजीत जी यहाँ पर पिछले दिनों सॉफ्ट बैंक के मासायोशी साहब ने कह दिया कि पिछले साल के मुकाबले उनकी जो फंडिंग होगी वो लगभग 1/4 ही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय स्टार्टअप में कपकपी छूट गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं न सिर्फ वहाँ की छटनी हो रही है, फंडिंग कम हो गई है। कैसा हाल है? मार्च 2020 में जब कोविड बस शुरुआती दौर पर था, तब क्या हुआ कि आर्थिक मंदी के भय से सेंट्रल बैंकर्स ने बहुत सारे नोट छापे, लिक्विडिटी इंक्रीज की, उससे महंगाई बढ़नी शुरू हुई। मगर साथ ही साथ शेयर मार्केट हो, स्टार्टअप की वैल्यूएशन हो, या अन्य ऐसी चीजें हो, इनकी कीमतें बढ़ने लग गई। ये वैल्यूएशन के बढ़ते ही बहुत सारे स्टार्टअप्स ने हायरिंग को बड़ी तेजी से बढ़ा दिया। कुछ स्टार्टअप्स जो कि कोविड दौर में ज्यादा अच्छे परफॉर्म किए, जैसे कि ऑर्डर फूड फ्रॉम होम या ऑनलाइन एजुकेशन, उन्होंने बहुत ही तेजी से, आपने भी जो नाम लिए ओला या ब्लिंकिट या अनअकैडमी, ये एक्चुअली स्टार्टअप जो है वो कोविड के दौर में एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किए। मगर जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए हैं और साथ ही साथ फ्यूल प्राइसेस की मार पड़ी है, तब देखने में यह आया है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या जो बाजार है, वो स्टार्टअप्स को उतनी वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर जी, थोड़ा सा अब हम कारणों में जाते हैं। पिछले दिनों स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जो कि थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट थी, लेकिन वहां पर जो बेरोजगारी का आंकड़ा था वो उन लोगों में ज्यादा पाया गया जो कि पढ़े लिखे थे, जिनके पास डिग्री थी, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। अब जो सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर एक बार फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी? तो देखिए, इन्फ्लेशन, इसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो इन्फ्लेशन तृतीय आई है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट और रेट ऑफ जो है रिटर्न। इन सब के अलावा जो है कंपनीज के पास कॉस्ट कम करने का एक तरीका ये लोग जो है खोज रहे हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लोबल सिनेरियो जो है, जो चेंज हुआ है, इन सब का मिला जुला असर हमारे जो है कंपनीज के ऊपर पड़ा है, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हायरिंग जो है कम हो रही है। सुनील जी, एक सवाल मुझे आपसे यहाँ पर अब ये समझना है। देखिए, पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि लोग क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने दो तरह की नौकरियां करनी शुरू कर दी थी। लोगों को लगने लगा था कि वो अपने आप अब इतने सक्षम है कि कुछ लोगों ने खुद ब खुद ही नौकरी छोड़ दी, और कुछ और जो उनको लगा कि उनका पैशन है वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। कुछ कंपनियों को लगा कि उन्हें अब ज़्यादा स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, इस चक्कर में उन्होंने जो है स्किल्ड लोगों की हायरिंग पर तवज्जो ज़्यादा दिया है। अब जो हम
कमी देख रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं लोगों का भी एक सही तरह की नौकरी को तलाश करने के पीछे ये वजह है, या क्लियरली यहाँ पर कंपनियां ही हैं जो लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं? क्या लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हमारे अंदर स्किल्स की कमी है, तो हमारे मिलते जुलते स्किल्स से ही हमें जॉब लेनी चाहिए या उसी तरह की नौकरी हमें करनी चाहिए? क्या ये बैलेंस क्या पैंडेमिक के बाद अभी थोड़ा सुधरा है? देखिए, पैंडेमिक में आपने जो बताया कि वो तो सिचुएशन सही थी, क्योंकि रिमोट में कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि सिंगुलैरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी एक क्लॉज होता है। जो भी फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है, अंटिल वो एक कंसल्टेंट की तरह काम करे या फ्रीलांसर की तरह काम करे, तो सिंगुलैरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक क्लॉज होता है। बट शायद वो कंट्रोल मैकेनिज्म कंपनीज के पास नहीं था कि कौन लॉग इन कर रहा है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो कुछ जगह लोग ऐसे प्रैक्टिसेस में थे जहां पे कि कुछ लोगों ने डुअल जॉब एंड ट्रिपल जॉब स्टार्ट कर दी थी। बट आज के डेट में शायद मोस्टली कंपनीज हाइब्रिड मोड में आ गई है, जहां पे एक दिन दो दिन कंपनीज ऑफिस से भी बुला रही है और काम भी करवा रही है वहां पे लोगों को, जस्ट टू रेगुलेट इट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीच में जो लोगों ने जॉब चेंज करी कोविड के स्लम के बाद, वहां पे पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मोस्टली कंपनीज ने ड्यूरिंग द कोविड में कुछ रीअलाइनमेंट किया था, कुछ लेऑफ्स हुए थे, कुछ लोगों ने छोड़ दिए थे, कुछ लोग आ नहीं पाए थे। तो उसके बाद जो सडन नीड अराइज हुई, तो वहां पे शायद हर कंपनी रिक्रूट कर रही थी, स्पेशली ग्लोबल कंपनीज। और ग्लोबल कंपनीज में भी मैं आपको बता दूं, तो जिनके ऑफशोर सेंटर्स इंडिया में हैं, बैंकिंग है, टेक्नोलॉजी है, ई कॉमर्स है, बहुत सारे ऐसे है जो आईटी इसका बहुत बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड जनरेट हो गई सडनली, और मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में भी ये लगने लग गया कि रिमोट से काम हो सकता है, और जो कंपनीज ऑफशोरिंग में बिलीव नहीं करती थी वो आने लग गई यहाँ पे, और वो सेटअप करने लग गई, और शायद वो सक्सेसफुल भी रही अपने सेटअप को करने में। तो जहां लोगों की डिमांड बढ़ी, तो लोगों को लगा एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, दूसरी जॉब के बाद तीसरी जॉब, 50% हाइक, 70% हाइक, दुगनी सैलरी, 2.5 गुनी सैलरी, ऐसे भी कुछ सेगमेंट हैं जहां पे हुआ है, और हम लोगों ने लाइव देखा है उस सिनेरियो को। तो वहां पे क्या हुआ कि जब किसी भी चीज की प्राइस, रियल एस्टेट का जब प्राइस एक्सट्रीम बढ़ गया, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का जब प्राइस एक्सट्रीम बढ़ जाता है, तो उसमें करेक्शन होता है। तो करेक्शन ये होता है कि उसके बाद कि जब कंपनी अपने होल एनवायरनमेंट को, प्रोसेस को, सिस्टम्स को सेट कर लेती है, तो उसके बाद लगता है कि नहीं, इस स्किल्स के लिए इतना पैसा देना ठीक नहीं है, या हम अगर कोई यूएस से, यूरोप से या किसी भी ऐसी कंट्री से आके बोलता है कि हमारी सैलरी और इंडिया की सैलरी में सिर्फ 20% का वेरिएशन है, तो हम लोकली हायर कर लेंगे। तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कम होने लग गया, कहीं कम होने लग जाता है। बट एडवांटेज हमारे यहाँ क्या है कि लोग काफी हैं, स्किल्ड लोग हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के। हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एडवांटेज में काम करती है इस सेगमेंट में एटलीस्ट। तो वहां पे कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती चली गई है। बट जो अभी ये ग्लोबल सिनेरियो जो हिट किया है, जैसे अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा, कोई बैंकिंग कंपनी के पास अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है, लैंडिंग ही नहीं हो रही है, अगर उनके कोर बिजनेसेस नहीं हो रहे हैं, तो कैसे लोग हायर करेंगे, कैसे लोगों को ज्यादा पैसा देंगे? कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, ट्रैवल है, हॉस्पिटल, कोई भी होटल्स में अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो मुझे ये लगता है कि जो करंट सिनेरियो में लोगों ने जॉब चेंज किया या क्रॉस जॉब गए, या लोगों को लगा स्टार्टअप ने डबल पैसा दे दिया है मेरी पुरानी सैलरी की वजह से, वहां करेक्शन जरूर है, वहां ज्यादा करेक्शंस हैं, क्योंकि वहां पे लोग गेट बैक टू पुराने नॉर्मल जो उनका स्किल सेट्स है, इंडस्ट्री है, डोमेन में वहां जाना चाहते हैं, मोर स्टेबल जॉब में जाना चाहते हैं, लार्ज स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी वहां ज्यादा है कंपेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टार्टअप। इट डजंट मीन कि स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है। हाँ। बट वहां पे फिर भी ऐसी सिनेरियो में जैसे भी फंडिंग नहीं आ रही है, तो ले ऑफ एकदम से करना शुरू कर देते हैं। हाँ। बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए क्योंकि उनके प्लान थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होती है, उनके पॉकेट्स ज्यादा डीप होते हैं, और उनका ऑफशोर सेंटर होने की वजह से किसी भी कंडीशन में इंडिया उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव सेंटर होता है। तो ऐसे में अजीत जी, मुझे आपसे ये समझना है कि वो ऐसे कौन से स्टार्टअप होंगे जो इस महंगाई के ब्लो को झेल पाएंगे, कौन से सेक्टर्स के स्टार्टअप होंगे? के स्टार्टअप्स हैं। पहला वो है जो कि ग्लोबली प्रोडक्ट बेचती है, जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हो गए, सर्विसेज प्रोवाइडर हो गए, जहां पर के अभी भी जो लेबर कॉस्ट आर्बिट्राज है, यानी कि इंडियन सैलरीज है, वो काफी कम है ग्लोबल सैलरीज, खास करके कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के सैलरीज में तो के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि पहला जो सेक्टर है वहां पर मार कम पड़ रही है। और जो सबसे बढ़िया सेक्टर है जहां पर कि मंदी नहीं, अभी भी तेजी देखी जा रही है, बहुत तेजी नहीं मगर कुछ तेजी, वो जैसा आपने ही कहा था, आईटी सर्विसेज रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, वहां पर एक बहुत बढ़िया बात कोविड में ये हुई है, खास करके इंडिया के संदर्भ में, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ना सिर्फ घर बैठे थे, बट देखा यह गया कि उन्होंने अपने स्किल्स जो है, अपनी क्षमता जो है, वो बहुत
बढ़ाई है पिछले 2 सालों में, इसके लिए वो ग्लोबली और भी कॉम्पिटिटिव हो गए। उन्हें फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स इतने मिलने शुरू हो गए कि कईयों ने अपनी मर्जी से ही रेजिग्नेशन दे दी है। ओके प्रोफेसर साहब, अब क्योंकि हम ग्लोबली इन्फ्लेशन की मार पड़ती हुई देख रहे हैं, भारत में क्या आपको लगता है कि स्थिति फिर भी काफ़ी बेहतर है? और जहां तक महंगाई की बात है, इसमें हम कमी आते हुए देखेंगे तो अपने आप तमाम सेक्टर्स को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं और ख़ासतौर से जॉब मार्केट और छटनी की चिंता है, वो भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले थोड़ी सी कम मुसीबत वाली बात है? जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है, खास करके जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें क्या हो रहा है, उसका असर पड़ेगा। और कोविड-19 की वजह से असर पड़ा है। अब देखिए, समस्या की बात यह है कि हमारे देश में, खास करके मैं अगर देश बात करूं हमारी इंडस्ट्रीज की, तो उसके ऊपर असर कितना पड़ा है। तो बिल्कुल मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार की नीतियों के कारण हमारी इंडस्ट्रीज पर जो है इसका असर कम पड़ा है। अगर आज हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टार्टअप्स को करना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल सुनील जी बहुत अहम है जो आपसे पूछना है। जो इस वक्त लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, समय कम है मेरे पास, लेकिन इस वक्त जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए मेरी एक बहुत सिंपल सी सलाह है कि आप जॉब के लिए बहुत ज्यादा सैलरी नेगोशिएट ना करें। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट जॉब में आप चले जाएं। अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो बिना किसी सब्सटेंशियल रीजन के जॉब ना चेंज करें। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी कंपनी में, आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पनसेशन थोड़ा कम ज्यादा चलेगा अब इस सिनेरियो में, एटलीस्ट अगले 6 महीने तक आप होल्ड कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टार्टअप में लोग किसी भी स्किल्स के लिए चले जाते हैं। वो मत कीजिए, ये राइट सिनेरियो नहीं है उसके लिए। और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन ज्योग्राफी वाइज अपने आप को ओपन रखिए कि आपको जॉब मेट्रो में मिल रही है, मेट्रो टियर 2 सिटी में मिल रही है, किसी दूसरे मेट्रो में मिल रही है, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहिए। लेवल को लेके फ्लेक्सिबल रहिए, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को लेके फ्लेक्सिबल रहिए। अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे और कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेशन जरूर जनरेट कर लीजिए अपने लिए, तो इन सारी चीजों से आपकी जॉब एप्लीकेशंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा चांसेस आएंगे। और मुझे जरूर ये उम्मीद है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। एक बार दोबारा से जब मार्केट स्टेबल हो सकता है तो आप पैरेलली चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट में जाके, क्योंकि नेक्स्ट अगले 1 से 2 क्वार्टर कम से कम बम्पिंग राइड होगी, कंपनी के लिए भी, जॉब सीकर्स के लिए भी, सबके लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके आपको चलना होगा, अपस्किलिंग पर फोकस करें और अपनी नौकरी को बचा कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।